गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चले टेंस के चैप्टर में आज आपका क्लास है यूज ऑफ यट, मोस्टली यट की चर्चा। लेकिन यट वाइट यट का अल्टरनेटिव टिल नाउ, यट का अल्टरनेटिव टिल नाउ भी होता है, अनटिल नाउ भी होता है, अप टिल नाउ भी होता है, सो फार भी होता है। मैं इसको इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कहीं किसी सेंटेंस में आ जाता है यट के स्थान पर तो आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा। लेकिन जनरली जो है प्रयोग या चिफली कह लीजिए या मोस्टली कह लीजिए यट का ही होता है। कुछ हद तक टिल नाउ का भी प्रयोग मिलता है क्वेश्चंस के अंतर्गत। और ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब है और एडवर्ब में क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम यानी समय सूचक क्रिया विशेषण। ओके, तो अब इनके बारे में आप जान लीजिए। तो हम चर्चा करेंगे इसकी यट की, जहां टिल नाउ लगाना है, लगता है जनरली इसका अल्टरनेटिव उसको हम लिख दिए हैं। लेकिन इनको मैं कहाँ दी? अनटिल नाउ और टिल नाउ या सोफा का प्रयोग मैंने इसमें नहीं किया है, या केवल मैं बता दे रहा हूँ आपको इसलिए कि अगर किसी सेंटेंस में आएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि यह यट का अल्टरनेटिव है। अन्यथा यट का ही प्रयोग मोस्टली होता है, कभी कभी टिल नाउ का भी प्रयोग होता है। अब चलते हैं मीनिंग की बात करते हैं। तो इनकी भी मीनिंग वही होती है जो स्टिल की मीनिंग होती है, केवल फंक्शन एंड एप्लीकेशन की बात है। तो यहाँ फंक्शन की चर्चा नहीं किए हैं क्योंकि खास कोई स्टिल जैसा फंक्शन नहीं है। स्टिल क्या था? स्टिल जो है का प्रयोग हो रहा था, स्टिल इज यूज टू एम्फसाइज कंटिन्यूएंस ऑफ पॉजिटिव एक्शन ऑब्लिक नेगेटिव एक्शन। डन हो चुका है लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है इसका? बस कोई फंक्शन नहीं, समय सूचक ये शब्द होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? समय सूचक। तो अब अगर ये समय सूचक शब्द आता है, इसमें से मोस्टली आता है अभी आता है। लेकिन मान लीजिए कि अभी के स्थान पर अगर अभी भी आ गया या अब तक आ गया या अभी तक आ गया तो आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा, सेम वही चीज है। तो ये बताता क्या है? ये बताता है अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कहने के वक्त तक, यानी कहने के वक्त तक का समय ये बताता है। इसमें मैं बढ़ा दे रहा हूं, कहने के वक्त तक का समय बताता है। ठीक, अब सवाल ये है समझने के लिए बढ़ा दिया, मीनिंग वहां तक ठीक थी, ठीक ना? क्योंकि वक्त सब ही है क्या? देखिए अप टू द स्पीकिंग, कहने के वक्त आई गया, लेकिन ये समझने के लिए मैंने बढ़ा दिया, यानी कहने के वक्त तक की बात ये करता है, कहने के वक्त तक के समय को व्यक्त करता है। कौन जी? यट। अब जनरली इसका जो प्रयोग होता है, ठीक ना, इसकी जो पोजीशन होती है सेंटेंस में एंड पोजीशन को होती है। क्या होती है? जनरली यूज एट एंड पोजीशन। किसका एंड पोजीशन? सेंटेंस का। देखिए सेंटेंस के में 3 पोजीशंस होती हैं। फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन का मतलब यह होता है, अब ये एडवर्ब के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, ये एडवर्ब का ही मैटर है, लेकिन टेंस में इसका प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं टेंस में इसको अलग करके पढ़ा दे रहा हूँ। दोबारा इसको मैं एडवर्ब में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो अब बताइए इसका जो पोजीशन होती है, देखिए किसी भी एडवर्ब की जो पोजीशन, ठीक ना, तो एक ही एडवर्ब की नहीं, ऐसा हो सकता है कि एक ही एडवर्ब जो है फ्रंट पर भी आ जाए, एंड पर भी आ जाए, मिड पोजीशन। पहले तो सेंटेंस की पोजीशन देखिए, 3 पोजीशन होती है, एक फ्रंट होती है, एक मिड पोजीशन और एक एंड पोजीशन।
फ्रंट पोजीशन क्या होती है? फ्रंट पोजीशन पर कोई चीज प्रयुक्त होता है तो यूज बिफोर सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट के पहले कोई चीज प्रयुक्त करते हैं तो वो फ्रंट पोजीशन कही जाएगी, और क्रिया के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद या कंप्लीमेंट के बाद कोई चीज प्रयुक्त करते हैं तो वह एंड पोजीशन हो गया, ठीक, यानी वाक्य के अंत में। अब मिड पोजीशन क्या होती है? तो जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बिफोर अथवा आफ्टर, ध्यान दीजिएगा। कोई मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर पर ही सेंटेंस समाप्त हो जाता है और उसका प्रयोग जो है वर्ब के बाद होता है तो वो एंड पोजीशन आ गया। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद कुछ और शब्द आए हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर बीच में आ जाएगा तो वो एंड पोजीशन पर आ गया, सॉरी मिड पोजीशन पर आ गया। और कुछ एडवर्ब ऑफ माइनर मेन वर्ब के पहले आते हैं। तो ये तो चर्चा हुई मौखिक लेक्चर थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन आज का मैटर है हमारा यट। अब यट का अर्थ ये हो गया, ये कहाँ तक अगर किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होता है तो ये कहने तक के वक्त को व्यक्त करेगा। अब सवाल ये उठता है कि पोजीशन का पोजीशन जनरली इसकी एंड होती है, लेकिन सेंटेंस मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स है और इसका प्रयोग आप प्रिंसिपल क्लॉज में करना चाहते हो और प्रिंसिपल क्लॉज प्लस मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इसका प्रयोग आपको प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत करना है तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत तो करोगे नहीं। तो इस तरह से यह बीच में आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज की मुख्य क्रिया के पूर्व आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मिड पोजीशन में आ जाता, अन्यथा यह एंड पोजीशन पर ही होता है सिंपल सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से बनने वाले वाक्य में, ठीक है ना। अब चलिए टेंसेस की बात करते हैं। तो टेंस इसका जो होगा, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये टेंस से बधा हुआ, जबकि स्टिल टेंस से बधा नहीं था। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। अब सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, यानी या तो आप निगेटिव सेंटेंस में करोगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करोगे। अरे भाई, जब आप नेगेटिव में कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि निगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, वहां भी हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है तो सीधा सीधा निगेटिव सेंस देगा, यानी कहने के वक्त तक कोई कार्य के न होने को व्यक्त करेगा। कहने के वक्त तक, जैसे मैं अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं तो अब तक कोई कार्य नहीं होगा, यानी कहने के वक्त तक वर्क इज नॉट डन, इसको यह व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम एग्जांपल पर सीधे सीधे। अब देखिए यहां अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने एक लिखा है, इट इज 9 o'clock नाउ, इट इज 9 o'clock नाउ, अभी 9 बजा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं कहना चाहता हूं कि अभी 9 नहीं बजा है, तो यहां पर जो अभी की इंग्लिश हो रही है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी की इंग्लिश नाउ हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब चलिए, अब हम इसका निगेटिव बना रहे हैं, इट इज नॉट 9 o'clock, तो इस नाउन के स्थान पर या तो यट का प्रयोग होगा या तो टिल नाउ का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यट का ही प्रयोग आपको ज्यादा मिलेगा। तो अब यट, इसका मतलब यहाँ अभी की इंग्लिश यट हो गई, अभी की इंग्लिश यट हो गई। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। ये देखिए प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इज इट नॉट 9 o'clock yet, ठीक। देखिए 9 o'clock, क्या अभी 9 नहीं बजा है, क्या अभी 9 नहीं बजा है, ठीक ना। अब देखो
होता है, इन सब का प्रयोग बहुत कम होता है, रेयर। तो यट का ही प्रयोग ज्यादा मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया हूं, आई डू नॉट येट नो। अब देखिए ये आई डू नॉट येट नो हु हैज कमिंग, मैं अभी नहीं जानता हूं, यानी कहने के वक्त तक नहीं जानता हूं कि अंदर कौन आया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंसिपल क्लास है और यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सवाल ये है कि अभी अभी शब्द का प्रयोग प्रिंसिपल क्लास के अंतर्गत है, तो अगर यट का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब चूंकि बीच में करना है तो यहाँ पर यट का कोई भी अल्टरनेटिव दूसरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सेंटेंस के भीतर, ठीक ना, वर्ब के पहले अभी की इंग्लिश लिखी जाएगी तो वह सिर्फ और सिर्फ यट होगी, और लास्ट में लिखी जाएगी अंत में एंड पोजीशन पर, तो इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर मैं टिल नाउ का प्रयोग नहीं किया, हमारी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर टिल नाउ नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ यट, यानी यट का प्रयोग मिड पोजीशन पर भी हो सकता है, एंड पोजीशन पर। जनरली एंड पोजीशन पर ही होता है, मिड पोजीशन पर तब होता है जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो। और इस नो का ये देखिए यहाँ पर जो यह एससी है, ध्यान दीजिए, यहाँ आपका प्रिंसिपल क्लास है और यहाँ एससी है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पर हम समझा देते हैं, बढ़िया रहेगा। ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये जो है एससी इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ वीटी है, ये ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अरे ऐसा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें पहले वर्ब अर्थात पहला क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट हो एससी, तो नो के बाद यानी ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पर अगर यट लिखते हो तो गलत हो जाएगा, यट आपको अंदर लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा बात। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बना दिए, डू यू नॉट येट नो हु हैज कम इन, क्या तुम नहीं जानते हो, यहाँ आई की जगह यू कर दिया, क्योंकि खुद से प्रश्न तो करूंगा नहीं, तो क्या तुम नहीं जानते हो कि अंदर कौन आया है। अब चलिए, अब बात हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, ही हैज नॉट कम बैक येट, आप लिखिएगा यहाँ पर भी यट का प्रयोग लास्ट में हो रहा है। अल्टरनेटिव में मैं टिल नाउ दे दिया हूँ, कुछ हद तक टिल नाउ का प्रयोग मिलता है वाक्यों में, लेकिन इन सब का बहुत रेयर मिलता है, ठीक ना। तो अब इसका भी कार्य हुआ, वह अभी वापस नहीं आया है, अभी। अब यहाँ पर अभी की जगह आप लिख सकते थे कि वह अभी भी वापस नहीं आया है, वह अब तक नहीं वापस आया है, वह अभी तक वापस नहीं आया, तो चाहे जो लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, सुंदर क्या लग रहा है, कौन सा शब्द लिखने में सुंदर लग रहा है वही लिखिए, तो अभी सबसे सुंदर हिंदी है, ठीक है ना। अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लीजिए, तो क्या करते हैं, इसका निगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका भी वही बात हो गई, कहा जी निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। देख लीजिए, हैज ही नॉट कम बैक येट ऑब्लिक टिल नाउ, ये देखिए, ठीक है, क्या वह अभी वापस नहीं आया है, ये देखिए, हो गया कि नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पर एक टेंस इधर आ रहा है, ये देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कब किस कंडीशन में, यहाँ भी ये क्या था, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही निगेटिव है प्रिंसिपल क्लास। एक सेंटेंस ये, मान ली सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ना हो, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है। अब हम सिंपल सेंटेंस दे रहे हैं, संरचना के आधार पर सिंपल सेंटेंस, यानी सेंटेंस कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हम देखिए, मैंने क्या लिखा, ही डज
यथ। अब यथ की हिंदी में ले अभी, इसका अर्थ क्या हुआ? वह अभी समझता नहीं है। तो वह अभी समझता नहीं है। अभी देखिए, तो इस अंडरस्टैंड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हुआ यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं दे रहा हूं, यह इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर इंट्रांसिटिव वर्ब पर एंड हो रहा है का जी सेंटेंस, अंडरस्टैंड के मामले में बता रहा हूं, तो यह का प्रयोग करोगे। लेकिन अंडरस्टैंड अगर ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट ले रहा हो, यानी ट्रांसिटिव वर्ब बन गया, ये देखो इट, इट क्या है? ऑब्जेक्ट, इट क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक, तब आप यट का प्रयोग नहीं कर पाओगे, सेंस बदल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको क्लियर कर लीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वह अभी समझता नहीं है। यहां पर देखिए, वह अभी इसे समझता नहीं है। तो वह अभी समझता नहीं है, वह इसे नहीं समझता है, तो सेंटेंस है। तो वह अभी समझता नहीं है, इसका मतलब कि उसके अंदर अभी समझने की शक्ति नहीं आई है, अर्थात समझना प्रारंभ नहीं किया है, अर्थात अभी समझना प्रारंभ नहीं किया है। समझ गए ना? तो ऐसे वाक्य में यट का प्रयोग। अब चलिए, यहां मैं ऑब्जेक्ट लगा दिया, वह अभी इसे समझता नहीं है, अर्थात किसी बात को, किसी प्रश्न को, कोई भी चीज हो, यानी उस ऑब्जेक्ट के बारे में उसको समझ नहीं है, उसको समझ नहीं पाता है, अभी वह इस बात को नहीं समझता है। ये इसका सेंस हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज को, पार्टिकुलर थिंग को, यानी इट को वह अभी समझता नहीं है, अर्थात न समझना जारी है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और इस चीज को अभी आप नहीं समझ पाते हो, तो क्या जारी रहेगा? नेगेटिव एक्शन का कंटिन्यूएंट, अर्थात कंटिन्यूएंस ऑफ नेगेटिव एक्शन जारी रहेगा। देखो, न समझना जारी रहेगा, न समझना, समझदार तो हो गए हो। इस वाक्य में सब्जेक्ट समझदार तो है, लेकिन किसी खास चीज को, किसी खास बात को, किसी खास क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पर स्टील का प्रयोग होगा। और यहाँ तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चा है, नादान है। अभी नहीं कहते हैं लोग, अरे छोड़ो अभी बच्चा है यार, अभी वो समझदार नहीं है, अभी क्यों उसको डांट रहे हो, क्यों मार रहे हो? बड़ा होगा तो समझने लगेगा। तो बड़ा होगा तो समझने लगेगा यहाँ पर है, और इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी यह बात नहीं समझ पा रहा है। इतना बड़े हो गए हो, फिर भी यह नहीं समझ में आ रहा। इतना बड़े हो गए हो, फिर भी अंग्रेजी नहीं समझ आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, आज का क्लास समाप्त हो रहा है। ठीक, अब इसमें जो है एक बाई नाउ शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो टेंस में आता है, वो भी एडवर्ब का ही पोर्शन है। तो उस पर एक क्लास ले लूंगा। मैंने कहा था, जैसा वादा किया था कि अलग से बता दूंगा, क्योंकि उसके अंदर में बताता है ना, तो आप परेशान हो जाते कि नहीं। तो मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है यार, आप पढ़ते तो हो, कुछ स्टूडेंट तो हमारे परमानेंट है, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति जानते हो, कड़वा शब्द बोल रहा, चोरी की प्रवृत्ति है। कुछ अध्यापक लगे हैं, हम यही कहेंगे कि भैया अपना तो लाभ उठा रहे हो, लेकिन किसी स्टूडेंट को आप नहीं बता रहे कि फलाना चैनल पढ़ लो। क्यों? क्योंकि तुम खुद इंग्लिश का टीचर बन गए हो। अगर तुम बताओगे तो स्टूडेंट तुम्हें छोड़ करके मेरा चैनल ही पढ़ने लगेगा, तो तुम अपनी कोचिंग के फायदे के लिए कभी चर्चा नहीं, यानी चोरी की प्रवृत्ति अपना रहे हो। अरे तुम्हारे यहाँ जो आने वाले हैं, वो आएंगे, पढ़ेंगे उस लोकेलिटी में, समझे? तो थोड़ी सी गंदी बात है,
और व्याकुल भी रहते हो सर वीडियो कंटिन्यू बनाइए, कंटिन्यू डालिए, तो ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, ये मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक ना। मैं अपने हिसाब से कार्य करूँगा और करता हूँ, ठीक। पसंद आए तो पढ़ो, ना पसंद आए तो ना पढ़ो। एक दिन तो आएगा ही कि पूरा कोर्स जब पढ़ जाएगा तो कहीं भी कुछ भी सर्च करोगे ना तो आरपी सर सामने आ जाएंगे, ठीक ना। तो बस आगे तक के लिए कहा जी टाटा बाय बाय।